जो परिस्थिति अभी बनी है उसमें आप किस तरह का महसूस करते हैं? क्या खुशी महसूस करते हैं या दबाव महसूस कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं उससे? मेरे पास जो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मैं अपने लोगों तक जिस मात्रा में मुझे पहुंचना चाहिए जी। गांव में जाता हूं तो उनकी उम्मीद की किरण मुझ तक आके टिक जाती है, उसका दबाव है। बहुत सारी बातें मैदान नहीं दी जा रही आजकल मुझे जी। और कुछ चीजें और भी हो रही है। इतना भीड़ जुटाइएगा, लोगों को परेशान कीजिएगा तो दिक्कत तो होगी ना। सत्ता में जो लोग बैठे लोग हैं, जो दलित समाज से एक के बार खेल करके दूसरे समाज में भेज दिया जाता है, अति पिछड़ा बना दिया जाता है, अति पिछड़ा से दलित बना दिया जाता है, पेंडुलम की तरह झुलाया जाता है और वो अकेले दम पे इतने लोगों को जुटा ले तो निश्चित रूप से लोगों को परेशानी तो होगी ना। लंका का जब विजय हुआ था ना तो भगवान के जो सेना थे वो हनुमान थे, बानर थे, भालू थे, साधारण लेकिन धर्म के साथ थे वो। बिल्कुल। मैं अपने जायज मांग के साथ हूँ और हमने कभी आज तक ऐसा कोई बात नहीं कही जिसपे किसी धर्म का, किसी समुदाय का। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मेरे बगल में एक शख्स बैठे हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि जब अपनी ही डाल पर से पक्षी को अलग कर दिया जाता है, डाल काट दिया जाता है तो उसकी मनोदशा बड़ी खराब होती है और वो एक एक तिनका जोड़ करके फिर नए आशियाना बनाने में लग जाता है। उसी आशियाना बनाने की दिशा में बहुत लंबा कदम चल रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सफर में कई लोग जो इनके कौम के हैं, इनके बिरादरी के हैं, इनके दुख दर्द के साथी रहे हैं, वो इनके साथ उसी हिम्मत के साथ एक बार फिर से निकल पड़े। सबका कहना एक ही है कि हमारा पेड़ हमें वापस दे दो, हम घोंसला बना लेंगे। पान समाज, जिसके बारे में आप लगातार इधर सुन रहे होंगे, हमारे चैनल पर भी आपने देखा होगा कि एक एल से बैंड में आपको मिला होगा जिसमें इनकी जो डिमांड है या इनके समाज के लोगों ने जो बातें कही हैं वो बातें इतना प्रभावित करती हैं कि हम भी मजबूर हुए इनके आंदोलन को आप तक उसी रॉ में पहुंचाने के लिए, उस रॉ फुटेज के रूप में पहुंचाने के लिए जिस फुटेज और जिस रॉ में इनके लोग बोलते हैं। आईपी गुप्ता है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है क्योंकि राजनीतिक गलियारे में इनकी चर्चा खूब होती है, मीडिया जगत में भी खूब होती है और चर्चा होने का कारण है कि जो भीड़ इनकी सभाओं में होती है, इनके आंदोलन में होती है, वो भीड़ कभी बड़े बड़े आंदोलन में आपने देखा होगा, चाहे दिल्ली का अन्ना आंदोलन हो या फिर जयप्रकाश नारायण का आंदोलन हो या फिर और भी कई आंदोलन हुए हैं जिसने अपना मुकाम पाया है। उस आंदोलन की तरह धीरे धीरे ये कारवां बढ़ता जा रहा है और पूरे बिहार से होता हुआ ये कारवां पटना पहुंचेगा। जब छोटे छोटे शहरों में ये स्थिति है तो पटना पहुंचेगा तो क्या होगा? सरकार आखिर अब तक कान में तेल डालकर क्यों बैठी है? ये सारे विषय हैं और इस विषय पर और अब तक के आंदोलन में जो कुछ भी हुआ है उसके क्या असर पड़े हैं, इनको कितना मजबूर हुए हैं या फिर खुशी हुई है, ये सभी बातें हम जानेंगे। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू बाबा। आपने जो पिछले 3-4 महीनों में जिस तरह से 5-6 रैलियां आपकी हुई है, हम मजबूर हुए हैं आपकी रैली को कवर करने के लिए। उसके पीछे का कारण था कि जब पहली बार आप पटना में अपने लोगों को जुटाए थे तब से मैं मुरीद हूं उन लोगों का। मैंने कई बार इस बात की चर्चा भी की है और यही कारण है कि मैं विशेष रूप से आपसे बात करने के लिए मजबूर हो जाता हूं। आने वाले समय में कई रैलियों की आपकी चर्चा हो रही है, मैंने भी रिसर्च किया, उसमें मालूम हुआ कि 6-7 रैलियां आपकी और होनी है। फिर उसके बाद वहां से आप पटना पहुंचेंगे गांधी मैदान में। ये इंटरव्यू नहीं है, ये एक सीधा संवाद आपके साथ है मेरा, जिसमें हम आपसे व्यक्तिगत रूप से जानना चाहेंगे कि जो 6 रैलियां आपने की, उस रैलियों के बाद जो परिस्थिति अभी बनी है उसमें आप किस तरह का महसूस करते हैं? क्या खुशी महसूस करते हैं या दबाव महसूस कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं उससे? नहीं, एक्चुअली जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं इस आंदोलन को एंजॉय कर रहा हूँ जी। मेरे पास जो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मैं अपने लोगों तक जिस मात्रा में मुझे पहुंचना चाहिए जी, या जो लोग मुझे देखना चाहते हैं मैं वहां तक पहुंच नहीं पाता हूं। जो सबसे बड़ा चैलेंज है अपने लोगों तक पहुंचने का। और जहां तक एक्सपेक्टेशन का दबाव तो है जी,
विश्वास का दबाव है। जी जिन लोगों ने इतना भरोसा जताया है मेरे ऊपर, जो जताते हैं, गांव में जाता हूं तो उनकी उम्मीद की किरण मुझ तक आके टिक जाती है, उसका दबाव है। राजनीतिक दबाव मैं आज तक कभी महसूस नहीं किया जी। और मैं अपने ऊपर हावी भी नहीं होने देता। दबाव तो होगा। हाँ, वो है, वो दबाव चारों तरफ से अनेकों तरह के दबाव दिए जा रहे हैं जी। बहुत सारी बातें मैदान नहीं दी जा रही आजकल मुझे जी। और कुछ कुछ चीजें और भी हो रही है। इतना भीड़ जुटाइएगा, लोगों को परेशान कीजिएगा तो दिक्कत तो होगी ना। सत्ता में जो लोग बैठे लोग हैं, जो सत्ता में आने की उम्मीद करते हैं, उन लोगों को तो परेशानी होगी ना कि एक अदना सा आदमी जो दलित समाज से एक के बार ठेल करके दूसरे समाज में भेज दिया जाता है, अति पिछड़ा बना दिया जाता है, अति पिछड़ा से दलित बना दिया जाता है, पेंडुलम की तरह झुलाया जाता है और वो अकेले दम पे इतने लोगों को जुटा ले तो निश्चित रूप से लोगों को परेशानी तो होगी ना। देखिए, मैं हमेशा कहूं, जब साधारण लोग सड़क की रुख करता है ना तो सत्ता को अपना सिंहासन खाली करना पड़ता है। ये दिनकर साहब ने कहा है। और ये भी चलिए कि लंका का जब विजय हुआ था ना तो भगवान के जो सेना थे वो हनुमान थे, बानर थे, भालू थे, साधारण लेकिन धर्म के साथ थे वो। बिल्कुल। मैं अपनी जायज मांग के साथ हूँ और हमने कभी आज तक ऐसा कोई बात नहीं कही जिसपे किसी धर्म का, किसी समुदाय का कोई आहत पहुंचा है। मैंने सिर्फ मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे साथ ये अन्याय हुआ है जी। और हमें 78 बरस से हमारे अधिकार छीने गए हैं जी। मैं यही बात कर रहा हूँ लोगों को, और हमारे लोग इस बात को जो 78 बरस से समझ नहीं पाए जी। हमने उन्हें बताया है कि आप ताकतवर हो, आपने कभी अपनी मांग नहीं मांगी, अपनी मुंह नहीं खोला, आपने आप कभी लड़ना नहीं सीखे। बस वो अपने हिस्से की लड़ाई लड़ने के लिए हर एक लोग मैदान की तरफ रुख कर लेता है। आप कहीं ये तो नहीं कह रहे हैं कि अगर हम उस लायक थे नहीं तो आपने हमें उस जगह क्यों भेजा? अगर हम उस लायक थे तो फिर हमें निकाला क्यों? दोनों तो आप ही कर रहे हैं। यानी आपके कहने का तात्पर्य यही है ना कि आपने यदि समझा कि हमें हमारे उत्थान के लिए हमको मुख्य धारा में लाने के लिए दलित वर्ग में भेजना जरूरी था तो आपने भेजा, लेकिन इतना कम समय में, जबकि लगातार दलित वर्ग में हर 10 साल के बाद आप बाकी लोगों का रिन्यूअल करते हैं और हमको उल्टा आप उसमें से निकाल के भेज देते हैं। आपके कहने का मतलब यही है। वही मैं कह रहा हूँ। अभी मैं गया था भागलपुर, मोहद्दी नगर एक गांव है, वहां मैं गया, वहां लोगों से बात कर रहा था। तो जैसे हम दोनों मान लीजिए गोतिया हैं, उसमें से एक आदमी पान बैठा हुआ है। अब उसके दादा परदादा या उसके गोतिया नहीं बने हुए हैं, एक ही खून के हैं दोनों। एक पान है, एक तांती है। हमारे गांव में, हमारी में भी चाचा उस एक आदमी पान बना बैठा हुआ है और उसका खून का रिश्ता वाले तांती तत्व है। तो यही मैं सरकार से कह रहा हूँ कि अगर हम 1952 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के सिग्नेचर से बिहार में पान जाति का है अनुसूचित जाति, आप मुझे ये बता दीजिए ना कि हमारी में जो एक आदमी बना हुआ है पान और उसका खून का रिश्ता बोला उसका चचेरा भाई नहीं बना हुआ है, ये कैसे संभव है? बिल्कुल। मोदी नगर में एक आदमी हमको मिला, वो पान है जी, और उसके चचेरे भाई पान नहीं है, ये कैसे संभव? आप मुझे बताइए। यही तो मैं कह रहा हूँ ना। जी, आपने 78 बरस से मेरे अधिकार मेरे छीने गए। अगर हम पान होते 78 बरस से तो आज आईपी गुप्ता का आंदोलन नहीं करना पड़ता और हमारे घरों में भी आईएएस आईपीएस मंत्री और एमएलए होते। आपने मेरे अधिकार को छीना है। उस अधिकार की प्राप्ति की लड़ाई में लड़ रहा हूँ। ये है अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है। पिछले 6-7 आंदोलन जो आपने किए हैं, रैलियां की हैं, आप जिसको आंदोलन का नाम देते हैं, उन रैलियों में अपार भीड़ जुट रही है। इसका ट्रेनिंग देते हैं आपके ऊपर ये भी कहा जाता है कि नहीं, पैसा रुपया खर्च करके लोगों को भीड़ बुलाते हैं। दो चीज है, ये जो आंदोलन है जो हम गांव-गांव करते हैं, वो आंदोलन मेरा सफल हुआ कि नहीं हुआ, जो हम अपनी बातें कह रहे हैं आंदोलन के दौरान गांव-गांव जाके, उसको हम कैसे मान लें कि वो जान लिया है। तो इसके लिए हम रैलियां करते हैं, सभाएं करते हैं कि भाई उस जिले में जहां हम गए हैं वो जिले के लोग अगर मेरी बात को समझ जाएंगे या समझ गए हैं तो सामूहिक रूप से अपने मांग के लिए उस सभा के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। जी। तो मैं ये जो सभाओं में अपार भीड़ जो जुट रही है वो सिर्फ
उसी बात का द्योतक है कि जिस आंदोलन के अग्निपथ को लेकर हम गांव गांव जाते हैं जी। वो समझ गए हमारी बात को, इसीलिए मैदानों की तरफ दौड़ पड़ते हैं। ये जो और जहां तक ये कह रहा है जी कि लोग पैसे दे के मंगाता है, जी जी तो ये मान लो कि एपी गुप्ता के पास इतना पैसा है। दूसरा पहलू ये भी है कि अगर आप कहते हैं कि पैसे के दम पे ला रहे हैं, जी। तो प्रशांत किशोर जी के पास तो पता नहीं कितने पैसे हैं, जी जी वो क्यों नहीं ला पा रहे? जी और आपके पास इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, अरबों रुपये चंदा मिलता जी, है, जी। तो आप अपने सभाओं में, आपके प्रधानमंत्री की सभाओं में, बड़े बड़े नेताओं की सभाओं में आज के डेट में उतनी भीड़ नहीं है जितनी मेरी भीड़ में। जी। तो क्या आपके पास पैसे नहीं है क्या? पैसे तो आपके पास भी हैं। आईपी गुप्ता आंदोलन कर रहे हैं और इस आंदोलन का लगभग आधा पड़ाव आपने पार कर लिया है। अब तक देखा जा रहा है कि सब कुछ स्मूथली चल रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे जो चीजें नजर आ रही हैं, चर्चा हो रही है, इसमें से कई और नेता पैदा होंगे। क्या आपको लगता है कि आंदोलन जब अपनी परिणति की तरफ होगा, अंतिम पड़ाव पर जाएगा, तो क्या ये लोग आपके साथ रहेंगे या फिर ये छोड़ करके भाग जाएंगे? देखिए, पहले तो मेरा ये मानना ये है कि हर एक आंदोलन से नेता पैदा होता है। जी हमारे समाज में अगर पहले आंदोलन होते तो नेता होते, जी। और ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी हमसे मिलने से भी हम लोगों से इनकार कर दिया, वो नहीं होता, और ये आरक्षण इतनी आसानी से वापस भी नहीं ले पाते। जी 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 जो नेता होता है ना, वो नेतृत्व, वो नेता को पैदा करता है जी बिना परवाह किए कि कौन साथ में रहेगा नहीं कौन नहीं रहेगा। पहले नेता तो बन जाए। जी 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 नेता तो हम बना दें, साथ रहे या ना रहे, तांती तत्वा पान तो रहेगा ना जहां भी रहेगा। जी बस मेरा लक्ष्य ये है कि नेता बनो, भले साथ ना रहो, कहीं भी रहोगे, जी। तांती तत्वा पान रहोगे, नेता तो रहोगे ना। मैं उसी में सुकून मुझे मिल जाएगी। तुम जहां भी रहो, नेता बन के रहो। ये दो बातें अब इसमें से फिर आकर सामने नजर आ रही हैं। पहली ये कि अगर आप इस आंदोलन से, सफल आंदोलन जो कर रहे हैं आप, इसकी सफलता अगर होती है तो आप उसके आगे आप कह रहे हैं, आपने एक बार मेरे साथ ही बातचीत में कहा था कि हम नेता बनेंगे नहीं, नेता पैदा करेंगे। हम अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ाएंगे और उन लोगों के माध्यम से हम राजनीति में प्रवेश करेंगे जहां कानून बनते हैं और अपने लिए हम कानून बनवाएंगे। बिल्कुल। इसके लिए या तो आपको पार्टी बनानी पड़ेगी या किसी खेमे में आप जाएंगे। अगर पार्टी बनानी पड़ी तो उसके लिए आप कितना तैयार हैं, या खेमे में जाने पड़ी तो कौन से खेमे से आपको ज्यादा लग रहा है कि वो आपकी बात मान? परिस्थितियां चाहे जो है जी, हर एक कभी भी आंदोलन निष्फल नहीं गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल। इतिहास निकाल के देख लीजिए, जी, आंदोलन जी, निष्फल जी। नहीं, बलिदान भरों ले लिया है जी। लेकिन निष्फल नहीं हुए। जी मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आंदोलन को सफल करना, आरक्षण को वापस लाना जी और समाज में नेतृत्व पैदा करना। उसके लिए चाहे जो भी तरीके होंगे, हम अपने समाज के साथ बैठेंगे जी। और गांधी मैदान के बाद हम निर्णय लेंगे। यानी कि ये फैसला तब होगा जब आप आंदोलन का अंतिम पड़ाव पार कर जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद या तो पार्टी बनाना हो या फिर किसी के साथ जाना हो। बिल्कुल। अगर किसी के साथ जाना हो तो क्या सत्ता के साथ या विपक्ष के साथ? नहीं, देखिए, मेरा तो ये कहा कि भाई जो हमें आरक्षण देगा, जी हम उसके साथ खड़े होंगे। तो खुले मैदान में हम बोल रहे हैं कि जो हमारे साथ खड़ा होगा, पान समाज उसके साथ खड़ा होगा। ये एकदम खुले हम बोल रहे हैं। यानी आप एक तरफ से आंदोलन की बात करते हैं, अपने अधिकार की बात करते हैं, और एक तरफ 1 करोड़ लोगों का ध्वंस भी दिखला रहे हैं। अगर ध्वंस नहीं दिखाएंगे तो हमारी बात मानेगा कैसे ये लोग? जी ये ध्वंस ही एक तरह से कह लीजिए। ये हमें वोट लेते रहे, जी माथा भी नहीं गिने हमारा। जी सभी पार्टियों की बात कर रहा हूं। हमें यहां तक कहा गया कि भाई ये तो है ही नहीं, पान समाज के लोग तांती तत्वा टुकड़ों में बिखरे पड़े हैं, जितना एपी गुप्ता क्लेम करता है उतना है ही नहीं। तो ये जो रैलियों में भीड़ उमड़ रही है, जी वो कहां से आ रही है? कभी लालू जी कहते थे ना कि जिन निकलता है। जी 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 तो मैं वही कह रहा हूं कि हमारे लोग बिखरे हुए थे मतों को कास्ट करने के दौरान। जी। अब मैं उनको सीधा कर दिया। जो भाषा आईपी गुप्ता बोल रहे हैं वही भाषा इनका वो अंतिम पैदान पर खड़ा हुआ छोटा बच्चा भी बोलता हाँ। है और 70-80 साल का बुजुर्ग भी बोलता है। हाँ। तो क्या इसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं आप या लोगों के मन से निकली हुई? नहीं, बस हम आंदोलन कर रहे हैं जी और आंदोलन में उन सारी बातों को बता रहे हैं कि आप अगर 78 बरस से तुम्हारा अधिकार छीने गए तो उसके कारण क्या है, सोचो। जी और हम सोचने के लिए उनको मजबूर करते हैं कि कौन कौन से ऐसे कारक रहे हैं जी जिसमें हमारा कहाँ रोल
पिछड़ गया जी और हम जिन पार्टियों को भगवान मानते रहे वो हमें कहाँ वो आस्तीन के सांप थे या बाहर के सांप थे, डसा दोनों है हमको। जी आपको बस मैं उनको ये बता रहा हूं कि किन कारणों की वजह से आप पिछड़े हैं, और उसमें एक प्रमुख कारण ये भी है कि हम संगठित नहीं हुए और हम अपने अधिकारों के लिए न लड़े न बोले। जी बस मुंह में आवाज लाओ और ये किसी का गुलाम और भिखारी भीख मांगने की प्रवृत्ति से बाहर आओ, लड़कर अधिकार। पहले दिन आपके आंदोलन में जिस तरह से आप मोतिहारी से शुरू करते हैं, उसके बाद ये आंदोलन धीरे धीरे करके अपना रास्ता बढ़ाता जाता है, भीड़ बढ़ती जाती है, भीड़ बढ़ती जाती है। अब जो आपके बचे हुए आंदोलन हैं, आपको क्या लगता है कि अपना रिकॉर्ड आप और ब्रेक करेंगे या फिर जो आप है उससे संतुष्ट हैं? नहीं, मैं सिर्फ उनको ये कहना कि आपके हिस्से की लड़ाई की लड़ने के लिए दूसरा कोई नहीं आएगा। जी सबसे बड़ा मेरा सभाओं में भीड़ जुटने का मंत्र यही है कि हर कोई अपने हिस्से की लड़ाई लड़ने के लिए आतुर है। जी और हम ये दिखा रहे हैं कि ज्योग्राफिकल एरिया देख लो, बिहार के हर कोने में हमारी सभा हो रही है, हर जगह आंदोलन कर रहे हैं, हर जगह वही भीड़ है। हम एक कोने में सिमटे हुए लोग नहीं हैं जो आप उत्तर बिहार तक कुछ जिलों में समेटने की आपने में कोशिश किया। हम जमुई में है, 19 जनवरी को, 12 को भागलपुर में, 31 को मुंगेर में है, 2 को नालंदा में है, समस्तीपुर है, दाऊद नगर है, गांधी मैदान है, ये सारी जगह में हम जा रहे हैं। जी और आप देखेंगे ये हर जगह हम है जी और हम सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को कि हम अपने अधिकार को लेने के लिए सड़क के तूफान, आंधी, ठंडा, गर्मी, आपसे, अपनों से, दूसरों, सबसे लड़ने के लिए तैयार है आज के डेट में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बड़ी बेबाकी से अपनी बात आप रखते हैं और अपने समाज को अच्छा खासा आपने ट्रेंड भी किया है। चलिए, आगे भी हम बातचीत करते रहेंगे, लेकिन एक बात तो निश्चित रूप से है कि कोई भी आंदोलन जब इस तरह की गति को प्राप्त कर जाता है तो उसे रोकना मुश्किल होता है। अब देखना ये होगा कि सरकार किस तरह से इस आंदोलन को लेती है और इसकी परिणति क्या होती है। हम लगातार इस मॉनिटर कर रहे हैं इस आंदोलन को, आगे भी ये हमारा कार्यक्रम जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681